स्वागत है एक बार फिर से आपका। और बातचीत हो रही है बंगाल चुनाव में मुसलमान वोटों पर जो कब्जे के लिए लड़ाई चल रही है। तरह तरह के टाई अप्स हो रहे हैं, तरह तरह के फ्रैक्शंस बन रहे हैं। ओवैसी जी बैकफुट पे आ गए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा अब अपनी राजनीति कैसे आगे बढ़ाए, इसी पर चर्चा। हर्षवर्धन, ब्रेक से पहले हम लोग बड़ी चर्चा कर रहे थे रामचरितमानस, राम और सब चीज़ों पे, भगवान राम पे। लेकिन मेरा सवाल, मूल प्रश्न में हम लोग बातचीत करते हैं कि ये जो पूरी परिस्थिति बनी है, ये जो बात अभी किसी ने कही कि वहाँ वैचारिक रूप से एक पैराडाइम शिफ्ट भी हमको देखने को मिल रहा है। क्योंकि बीजेपी ने जो एनरोड किया है, देखिए किसी को पसंद आए ना आए, लेकिन 18 सांसद जीत के आए तो कुछ तो होगा ना वहाँ पे। तो क्या ये जो बदलाव है ये एक क्या कहते हैं कि परिस्थिति से उपजा हुआ बदलाव है जो वहाँ इतने दिनों तक सप्रेस था? नीरज जी, सबसे पहले तो ये कि हम, आप और मुझे जहां तक ध्यान में है कि सुरेंद्र राजपूत जी भी, हम लोग तो अवध के रहने वाले हैं, तो बोलो राजा रामचंद्र की जय। तो ये हम लोग बोल के ही सारे शुभ काम करते हैं। तो बहस में भी अगर ये चर्चा हो रही तो हम लोग तो राजा राम ही हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल की धरती की अगर चुनावी बात हो रही तो मैंने पहली टिप्पणी में इसीलिए वो संदर्भ दिया था कि ममता बनर्जी भी 2005 में बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात कर रही थी। दरअसल हम जब अपनी जमीन की अस्मिता, अपनी जमीन के गौरव, अपनी जमीन के संस्कार, अपनी संस्कृति को भूलने लगते हैं, जो पश्चिम बंगाल के साथ हुआ। क्योंकि कम्युनिस्टों को तो संस्कृति, संस्कार, इससे कोई मतलब होता नहीं है, ये वो स्वीकारते हैं। और मैं इसको अच्छा मानता हूं कि वो खुलेआम स्वीकारते हैं। आज सीपीआई नेता ने यह भी मान लिया कि मुसलमान खतरे में है, कम्युनिस्ट उनको बचाएंगे। लेकिन जो बंगाल के लोग हैं, जो पश्चिम बंगाल में लगातार 34 वर्ष पहले कम्युनिस्टों को और 10 वर्ष ममता बनर्जी को, उसको ये लग रहा था कि 2011 में बदलाव हुआ, मां माटी मानुष, इसका सम्मान बढ़ेगा। लेकिन जब वो उलट हुआ, वो कम्युनिस्टों के शासन से 2 डिग्री ऊपर चला गया। और दुर्भाग्य से हमारे दिल्ली में बैठे राष्ट्रीय विमर्श में वो चूंकि लगा कि नहीं कम्युनिस्ट को खिलाफ बात करना और ममता के खिलाफ भी अब क्यों बात करना, क्योंकि अब तो वो भाजपा के विरुद्ध चली गई है। जब तक भाजपा के साथ रही तब तक बात वो कर लेते थे। और देखिए ये वाला नैरेटिव अब नहीं चलेगा। श्रीनगर में भी एजाज हुसैन, मुसलमान कॉरपोरेटर, भारतीय जनता पार्टी का है। मिनाह लतीफ, वो युवा महिला, वो भारतीय जनता पार्टी की मुसलमान है। और जहां तक रही बात, ये ममता वाजपेयी जी की सरकार में थी और फारूक अब्दुल्ला को छोड़ दीजिए, पीडीपी के साथ तो इसी समय सरकार बनी। तो मैं ये कह रहा हूं, ये वाला नैरेटिव छोड़िए। बंगाल को उसकी संस्कृति, संस्कार, उसकी विरासत जी, वो पहचानने की लड़ाई है। और भारतीय जनता पार्टी उस लड़ाई को मजबूती से लड़ती हुई दिख रही है। एक चीज और होता है, अपनी लाइन छोड़ने से बड़ा नुकसान होता है। राजपूत जी, आपसे सवाल है, बहुत छोटे छोटे जवाब दीजिए क्योंकि समय काफी कम है। अभी मुझे सबसे एक सवाल पूछना है। अभी आज गुजरात में पंचायत चुनाव के नतीजे आए हैं सर, इसको क्या कहें, मतलब सुनामी टाइप की है वहां पे, क्लीन स्वीप। अब आप ये कुछ भी कहेंगे, मेरा कहने का मतलब सवाल के तौर पे पूछ रहा हूं कि अपनी लाइन बार बार बदलने से नुकसान होता है। कांग्रेस की ये दिक्कत है पार्टी के लेवल पे कि वो कभी इधर कभी उधर अपनी उनकी कोई लाइन नहीं बढ़ती, इसलिए नुकसान हो जाता है आप लोगों को। मानते हैं इस बात को? अभी गुजरात में थोड़ी देर पहले नतीजे आए हैं। नीरज भाई, जनता का हर फैसले को हम सर झुका के मानते हैं, हम झूठ नहीं बोलते, एक बात। दूसरी बात, हम बहुत स्पष्ट रूप से कह दें आपसे कि एक चीज बहुत जान लीजिए कि हम संविधान सम्मत बात करते हैं और हमने आज तक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से जो कट्टरपंथी हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से हमने नहीं समझा। हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम लीग के साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सरकार जरूर बनाई थी कलकत्ता में और उप मुख्यमंत्री बने थे, और जिसका घनघोर विरोध सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। और साथ में इतने इस तरीके से किया था, मेयर रहते हुए उन्होंने कहा पाए गए हैं उनके साथ, और आपका गठबंधन है, मजबूती से आप असम में चला रहे हैं। और जो सुनिए, और असम में आप बोडोलैंड वालों के साथ सरकार चलाते हैं, त्रिपुरा में आप किसके साथ सरकार चलाते हैं, कश्मीर में ये किसके साथ सरकार चलाते हैं, पंजाब में किसके साथ सरकार चलाते हैं, इन पर कोई प्रश्न नहीं। प्रश्न सिर्फ हम पर है। हम आजादी के मत वाले लोग, हम आजादी को लाने वाले लोग, और हम पर प्रश्न कौन उठा रहे हैं? तो आजादी से पहले चरण वंदना करते थे अंग्रेज शासन। तो हमारा बड़ा स्पष्ट मानना है कि बंगाल के मुख्य मुद्दों पर बात कीजिए। अभी हर्षवर्धन जी ने कहा राजा रामचंद्र जी की जय, हम भी कहते हैं, लेकिन हमने ये कभी नहीं कहा कि खुले आम राजा रामचंद्र जी का हम उपयोग करेंगे बंगाल के चुनाव में। दिलीप घोष ने ये कहा है, पाप किया है दिलीप घोष ने।
पाप किया है दिलीप घोष ने, माँ दुर्गा का अपमान करके उनके परिवार को बीच में ला करके, कौन है उनका परिवार। मैं आता हूं बादल जी, क्विक कमेंट आपका। नहीं देंगे तो देखिए, बंगाल जवाब दो तीन बात, राम का नाम ये लोग लेते हैं, मैं तो मतलब राम हर घर में पूरे विश्व में सबका दिल में राम रहता है, लेकिन आज भी ये लोग मानते हैं सीता माता अग्नि परीक्षा नहीं दिया, इसलिए सीता माता को आज भी कलंकित समझते, इसलिए सीता माता का नाम लेते। कौन बोला ये? राम भगवान का अवतार है। जाते जाते मैं एक भगवान विष्णु का प्रणाम मानता हूँ, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, सीएमडी आवाज से पूरे देश को मैं सुनाना चाहता हूँ। ओम नमो ब्राह्मण देव गो ब्राह्मण हिता चो जगत देता कृष्णा गोविंदाय नमो पाप हम पाप कर्म पापत्ता पाप संभव त्राहिमान पुण्य सर्व पाप हरोरि ओम नमो विष्णु ओम नमो विष्णु ओम नमो विष्णु। अर्थात भगवान विष्णु को ऐसे दिया जाता है नाम। हाँ, राम भगवान विष्णु। बस ठीक है सर, राम आपने श्लोक सुना दिया, सियावर रामचंद्र की जय। बढ़िया कांगो जी, आप भी कुछ सुना दीजिए श्लोक वगैरह। कांगो जी देखिए, पश्चिम बंगाल की बादल रुकिए, चुनाव की हम लोग बात कर रहे हैं, और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने हमको जो राष्ट्रवाद की सीख दी है, महात्मा गांधी और उन्होंने जो दी है, उसको याद रखना, उसको मजबूत करना, ये हमारा काम है। इन्होंने आप ऐसे ही मजबूत कर रहे हैं क्या आईएसएफ से टाई अप करके? आरएसएस का विरोध किया है, और इसीलिए टैगोर का राष्ट्रवाद। अरे टैगोर का राष्ट्रवाद रखेंगे, आरएसएस का विरोध करेंगे, आईएसएफ से टाई अप करेंगे, ये कौन सी टाइप की आप राजनीति कर रहे हैं सर? समझ लीजिए, इस राष्ट्रवाद को लेकर, ये जनता का राष्ट्रवाद जो टैगोर और महात्मा गांधी ने हमको सिखाया है, वो बंगाल की जनता इनको बीजेपी को सिखाएगी। अरे महात्मा गांधी जी जो सिखा गए, वो आपने अगर सीखा होता तो आप आईएसएफ से थोड़ी टाई अप करते, वो हमेशा इस चीज का विरोध करते थे। राजनीति में लाना ये बीजेपी की स्ट्रैटेजी है, ये भगवान को राजनीति में नहीं, अब तक हिंदुस्तान में किसी ने लाया नहीं, इसको समझ लीजिए। और यही एंटी सेक्युलर है, ये हमारा कहना है। जेटली जी कमेंट आपका, उसके बाद हर्षवर्धन आखिरी कमेंट आपको जी। बड़ा मतलब आज के शो में मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मतलब कैसे लोग अपने अपने विचार कैसे बदल रहे हैं हर पल। जेटली जी बोलिए। हाँ, मैं इसीलिए वाजपेयी जी, इसीलिए मैं चुप करके बैठा हूँ। आज बोलने का मन नहीं कर रहा, सुनने का मन कर रहा है, और ऐसा लग रहा है जितना अच्छा बोलेंगे ये उतनी क्लैरिटी आएगी। आप भी थोड़ी देर पहले राजपूत जी ने कहा मैं तो एक ही प्रश्न उठाऊंगा, आपने इस बात को तो एडमिट कर लिया कि हम मुसलमानों की पार्टी है। एक बार बोल के दिखाइए हम हिंदुओं की पार्टी है। अगर नहीं बोल सकता हम हिंदुओं की पार्टी है, तो कल क्लियर संदेश है कि आपकी जो सेक्युलर की डेफिनेशन है वो केवल और केवल एक धर्म विशेष से जुड़ी हुई है। हम कहते हैं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, इस देश का हर व्यक्ति बराबर का अधिकार रखता है, बराबर के समय खत्म हो रहा है, पर बराबर का। एक लाइन उनकी, उसके बाद हर्षवर्धन के पास आता हूं। एक लाइन बोलिए सुरेंद्र राजपूत जी। हम छदम राष्ट्रवादी जो आप लोग हैं उनकी पार्टी नहीं, हम लोग धर्म के नाम पर विभाजन नहीं करा के जोड़ते हैं। रघुपति राघव हम मुसलमानों की पार्टी है। ठीक है, लास्ट कमेंट। अब समय एकदम खत्म हो रहा है सर, समय खत्म हो रहा है। मैंने आपसे शुरू में कहा था कि इस बार छोटा छोटा रखिएगा समय, हम लोगों ने पहले से बहुत बात कर लिया। हर्षवर्धन 30 सेकंड, ये जो पूरी परिस्थिति बनी है पश्चिम बंगाल में मुसलमान वोटों के बंटवारे की, ध्रुवीकरण की, इस पर 2 लाइन अगर आप कोई चौपाई सुना सकें तो बहुत अच्छा। आज तो वैसे ही माहौल बना हुआ है। नहीं, अब आपने देखिए चौपाई कह दिया, तो हम लोग तो साल में एक आध बार तो रामचरितमानस कर ही लेते हैं, तो उसमें संपुट रखा जाता है। तो दोहे उसके बीच में, जिससे कि वो 24 घंटे लगातार चलता है। तो मैं सिर्फ वही सुनाऊंगा जो संपुट सबसे ज्यादा होता है। प्रभि नगर कीजय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, और गरल सुधारि पुकरहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। जो अयोध्या के राजा राम हैं, श्री रघुराज जी का स्मरण करके नगर में प्रवेश कीजिए, कोई कार्य कीजिए, विष भी अमृत हो जाएगा। तो अपनी अपनी भावना है। और राम को राजनीति में जहां तक लाने की बात है, ये बहुत सीरियस नोट पे टिप्पणी करके मैं जा रहा हूं। 4 सरकारें भारतीय जनता पार्टी की बिना वजह बर्खास्त कर दी गई थी। उसके बाद उत्तर प्रदेश में सरकार कब आई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर बनाना है इस पर टिकी रही। कांग्रेस के वकील खड़े हो गए सर्वोच्च न्यायालय में। फर्क सिर्फ इतना है, बाकी कुछ नहीं। फिर अपना वही धर्म निभाया संघ का। मुझे अफसोस है, मुझे लगता था कि आपके मन का पत्रकार जिंदा होगा। ये क्या हुआ, मतलब आपकी तरह बात ना करे तो उधर का धर्म निभा रहा है, ये क्या हुआ? भगवान की तरफ बात करें। भारतीय जनता पार्टी ने जो रक्षा राम और दुर्गा माँ के आपस में झगड़ा कराया। चलिए समय खत्म हो गया राजपूत जी, समय खत्म हो गया, समय खत्म हो रहा है।
चर्चा को यहीं विराम देंगे। लेकिन पश्चिम बंगाल में जो राजनीति हो रही है, जिस तरीके से अब और नीचे आगे जाते हुए हम लोग देखने को मिलेंगे, ऐसी बहुत सारी चर्चाएं होंगी जिस पे समय समय पे हम बात करते रहेंगे। लेकिन ये राजनीति है, और जैसा मैंने शुरुआत में एक बात कही थी कि ओनली ट्रूथ इज चेंज। तो जो समय के साथ बदलते रहते हैं वही परिवर्तन का नियम लागू सब जगह होता। तो पार्टियों की विचारधारा बदल जाना या लेफ्ट का इस बात के लिए खड़े हो जाना कि आज मुसलमान संकट में इसलिए मैं उनके साथ खड़ा हूँ, कोई नई बात नहीं। दुनिया में ऐसी राजनीतियाँ होती रहती हैं। देखते रहिए CNBC आवाज़, कहीं जाइएगा मत। बंगाल के मालदा में योगी आदित्यनाथ की हुंकार, बोले रामद्रोहियों को करेंगे बंगाल से बाहर। साथ ही बीजेपी सरकार बनने पर लव जिहाद और गोहत्या पर रोक लगाने का किया वादा। बंगाल में ISF से गठबंधन पर बढ़ी कांग्रेस में तकरार। आनंद शर्मा ने गठबंधन को धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ बताया तो अधीर रंजन बोले बाहरी लोगों के इशारे पर काम कर रहे हैं पार्टी के कुछ नेता। कांग्रेस और ISF के गठबंधन पर बीजेपी का हमला। संबित पात्रा ने बंगाल में कांग्रेस के गठबंधन को बताया ठगबंधन। देश में 24 घंटों के दौरान कोरोना के 12,286 नए मामले सामने आए, 91 लोगों की गई जान। कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण के दूसरे दिन स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने दिल्ली में लगवाई पहली डोज, तो केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने अपने संसदीय क्षेत्र रामपुर में लगवाई वैक्सीन। दिल्ली NCR में CNG 70 पैसे महंगी, PNG के दामों में भी 91 पैसे की बढ़ोतरी। कंगना रनौत और रंगोली ने सोशल मीडिया केस ट्रांसफर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से लगाई गुहार। केस को मुंबई से हिमाचल ट्रांसफर करने की है मांग। मुंबई में महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायकों ने उद्धव सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। विधायकों ने कई किसानों के बिजली कनेक्शन काटे जाने पर जताई नाराजगी। मुंबई में कांग्रेस प्रवक्ता राजू वाघमारे के भाई सुनील वाघमारे को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सुनील वाघमारे पर एक महिला से रेप, धोखाधड़ी और धमकाने का है आरोप। पश्चिम रेलवे की लोकल ट्रेनों के लिए आधुनिक संचार प्रणाली की शुरुआत। अब एयर ट्रैफिक कंट्रोल की तर्ज पर लोकल में भी होगा संवाद। बीजेपी सांसद नंद कुमार सिंह चौहाना का कोरोना से निधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जताया दुख। राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी का हुआ मर्जर, नए चैनल का नाम होगा संसद टीवी। रवि कपूर बने CEO। TRP स्कैम मामले में बार के पूर्व CEO पार्थदास गुप्ता को राहत, बॉम्बे हाईकोर्ट ने दी जमानत। मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 का PM मोदी ने किया उद्घाटन। बंदरगाहों में निवेश करने पर दिया जोर, 50 से ज्यादा देश ले रहे हैं हिस्सा। सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन भी सेंसेक्स निफ्टी में तेजी बरकरार। सेंसेक्स 447 अंक के उछाल के साथ 50,296 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 157 अंकों की बढ़त के साथ 14,919 पर पहुंचा। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर पहुंची 11 करोड़ 50 लाख के पार। 25,91,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से जा चुकी है जान। मानवाधिकार परिषद ने भारत का पाकिस्तान पर पलटवार। भारत ने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का मसला उठाया। पाकिस्तान पर आतंकवादियों को पेंशन देने का लगाया आरोप। बेटियों से छेड़खानी का विरोध करने पर यूपी के हाथरस में किसान की हत्या। CM योगी ने आरोपियों पर NSA के तहत कार्रवाई का दिया निर्देश। एक आरोपी गिरफ्तार, 5 फरार। टूल किट केस में निकिता जैकब की अग्रिम जमानत पर 9 मार्च तक टली सुनवाई। दिल्ली की एक कोर्ट ने पुलिस को 1 हफ्ते का समय दिया। बंगाल में एक और योगी ने भरी हुंकार तो कांग्रेस में गठबंधन को लेकर मचा है बवाल। आज बंगाल में चल रहे इसी सियासी एक्शन पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस टक्कर। First 15 years, I was a member of parliament in the north. So I had got used to a different type of politics. And for me, coming to Kerala was very refreshing. I found that people are interested in issues. And not just superficially, but going into detail in issues. स्मृति ईरानी, राहुल गांधी ने जो बयान दिया, उस बयान की वजह स्मृति ईरानी है। अगर मैं ये सवाल आपसे पहला पूछूं तो जवाब क्या है आपका? मैं ये मानती हूं कि अगर आपके मन में जनता के प्रति इतनी घृणा हो
इतनी नफरत हो, तो क्या उसका कारण सिर्फ एक भाजपा की उम्मीदवार बन सकती है? ये वो जनता है जिसने गरीबी झेली, ये वो जनता है जिसने जलालत झेली, ये वो जनता है जिसने अपने कांग्रेस के युवराज को 5 साल में एक ही बार देखा। फिर भी इस जनता ने विश्वास किया राहुल गांधी पर, इस विश्वास के सहारे कि उसके परिवार को बार बार इस जनता ने जिताकर भेजा। हाँ, चुनाव में राहुल गांधी हारे और उस हार का कारण सिर्फ राहुल गांधी थे, जनता नहीं थी। लेकिन 1.5 साल बाद हारने के बावजूद अपने मन में इतनी नफरत भर के घूमना उस जनता के खिलाफ जिसने वर्षों वर्ष तक उनके परिवार को आशीर्वाद दिया, उस जनता के खिलाफ जिसने 3 टर्म तक राहुल गांधी को बिना विकास किए हुए तब भी झेला, तब भी सराहा, तब भी पलकों पे बिठाकर रखा, उस जनता का इतना अपमान, आपको क्या लगता है उसका कारण सिर्फ मैं हो सकती हूँ? ये अमेठी की जनता से कभी भी घुले मिले नहीं थे अमीश जी, क्योंकि जब कोई जनता के मध्य में जाता है, हारते नहीं तो उत्तर भारत उनको सुहाता, 15 साल से सुहा ही रहा था। देखिए, उत्तर प्रदेश और विशेषतः अमेठी की जनता ने विकास के मुद्दों पर राहुल गांधी से प्रश्न करना शुरू कर दिया था। राहुल गांधी से बार बार हर विधानसभा में पूरी जनपद में एक ही प्रश्न हो रहा था कि 10 साल उनकी सरकार रही केंद्र में और वो स्वयं यूपीए की चेयरपर्सन के बेटे हैं, तो क्यों उन्होंने अमेठी में मात्र वादे किए, वो भी चुनाव तक सीमित, लेकिन अमेठी की तरफ रुख चुनाव के बाद कभी किया नहीं? क्यों उन्होंने विकास के कोई काम अमेठी में किए नहीं? अब राहुल गांधी बजाय इसके कि अपनी राजनीतिक दल के माध्यम से अथवा अपने अपने प्रयासों के माध्यम से अमेठी की जनता को कोई विकास का कार्य कर देते अथवा जनता के मध्य में संवाद करते, इस प्रकार से किसी और क्षेत्र में जाकर जनता का अपमान कर रहे हैं। और यह भी कहना उचित होगा अमीश जी कि वायनाड उनकी पहली पसंद नहीं थी। जब हार उनको साफ दिख रही थी अमेठी में, तब वो भागे वायनाड जी। लेकिन वायनाड आकर भी जनता को भ्रमित करने का निरंतर उन्होंने काम किया। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी तो सियासत में असली मुद्दे उठाने के लिए जाने जाते हैं, वो सियासत के असली मुद्दों की बात कर रही है। भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी और ये मोदी सरकार बंटवारे की राजनीति करती है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी बंटवारे की पॉलिटिक्स करते हैं। पार्टी के बयान पर ही अमीश जी, अगर मैं कांग्रेस पार्टी के इस बयान पर ही टिप्पणी करूं या आप सबका ध्यान आकृष्ट करूं, तो क्या यह मुद्दे की बात है राहुल गांधी के लिए? क्या अमेठी की जनता खोखली है? क्या राहुल गांधी का मुद्दा यह है कि उत्तर भारत की जनता समझदार नहीं है? क्या कांग्रेस की लीडरशिप जिसने आपको यह बयान दिया वो राहुल गांधी के इस कथन पर अपनी मोहर लगा रहे हैं? लेकिन स्मृति जी, वो उनका कहना है कि उन्होंने नॉर्थ और साउथ का डिवाइड नहीं क्रिएट किया। जेपी नड्डा ने ट्वीट किया, स्मृति ईरानी ने ट्वीट किया, नॉर्थ और साउथ का डिवाइड तो ये लोग क्रिएट कर रहे हैं। वो तो पूरे भारत को एक और साउथ का डिवाइड तो तब क्रिएट हो गया था, नॉर्थ और साउथ का डिवाइड तो तब क्रिएट हो गया था जब राहुल गांधी ने स्वयं कहा कि वो नॉर्थ इंडिया से छूट कर जब निकले हैं बाहर 15 साल सांसद रहने के बाद, तो अपने आप को कितना महसूस कर रहे हैं फ्रेश, कितना रिलीव्ड हैं। ये डिवाइड उन्होंने प्रस्तुत किया। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी टिप्पणी नहीं की। और सिर्फ दक्षिण और उत्तर भारत के बीच में फूट डालने की बात तक सीमित क्यों रहे? ये तो वो व्यक्ति है जिसने असम में जाकर गुजरातियों और गुजराती व्यापारियों के बारे में अनाप शनाप बातें कही हैं। लेकिन तो ये पहली बार फूट डालने का राहुल गांधी का प्रयास नहीं है। लेकिन आपको नहीं लगता आदी हो चुके हैं इस प्रकार की राजनीति करने के? लेकिन स्मृति जी, आपको नहीं लगता आप थोड़ी पॉलिटिकली हार्श हो गई जब आपने इनको एहसान फरामोश कहा? मैंने बिल्कुल कहा उनको एहसान फरामोश। 15 साल अमेठी की जनता ने एक ऐसे सांसद को देखा जो हमेशा गायब रहा, फिर भी 3 टर्म उनको दिए। 15 साल अमेठी की जनता ने एक ऐसे सांसद को देखा जो सत्ता में रहकर भी जानबूझकर अमेठी की जनता का विकास नहीं कर रहा था। 15 साल कांग्रेस पार्टी के इस युवराज को अमेठी की जनता ने झेला, पलकों पर बिठाकर रखा, सराहा, इस उम्मीद में कि कभी तो उनके अंदर का इंसान जागेगा और गरीब को, मजलूम को वो सहारा देंगे, लेकिन नहीं दिया। तो हाँ, एहसान किया अमेठी की जनता ने ऐसे कांग्रेस के नेता पर, और ये एहसान चुकाने की बजाय वो अपमानित करते हैं अमेठी की जनता को। तो हाँ, मेरी आंखों में वो एहसान फरामोश हैं। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से राहुल गांधी ने ये बड़ी टिप्पणी करी है और उस टिप्पणी के बाद लगातार रिएक्शंस आ रहे हैं,
लेकिन कांग्रेस के अपने नेता आनंद शर्मा ने कहा है कि राहुल गांधी अगर ऐसा कुछ कह रहे होंगे तो वो अपने अनुभव के आधार पर कह रहे होंगे, लेकिन साथ में वो एक लाइन ये भी जोड़ देते हैं कि इस बात का जवाब, इस मुद्दे का जवाब राहुल गांधी से बेहतर कौन दे सकता है। मुझे लगता है कांग्रेस की अंदरूनी कला इसमें साफ झलकती है। अब यह कांग्रेस पार्टी और उनके नेता स्वयं जाने कि राहुल गांधी कब क्या स्पष्टीकरण देंगे। मेरा अगर आप माने तो मुझे ऐसा लगता है राहुल गांधी के मन में जो नफरत थी वो ज़बान पे आ गई। मेरा ये मानना है कि राहुल गांधी जिस प्रकार की राजनीति करते हैं वो ना सिर्फ नॉर्थ और साउथ के डिवीजन की राजनीति है बल्कि एक अपमान की राजनीति है। अमीश जी देखिए, चुनाव मैं भी हारी थी 2014 में अमेठी से, लेकिन इस प्रकार के शब्द कभी जनता के लिए मुंह से नहीं निकले। हार और जीत राजनीतिक सफर का एक अभिन्न अंग है। जरूरी नहीं है कि हर बार हम जीते, लेकिन हाँ ये जरूरी है कि जब मैंडेट देती है जनता तो उसको स्वीकार करें, मैच्योरिटी दिखाकर, और उसका सम्मान करें। कहीं ना कहीं जनता को लगा होगा कि उस जनता की अपेक्षा पे वो खरे नहीं उतरे। विश्लेषण करने की बजाय, इंट्रोस्पेक्ट करने की बजाय वो जनता पर ही इल्जाम मढ़ते हैं, जनता को ही अपमानित करते हैं। लेकिन एक तरफ तो उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी वाड्रा घूम रही है, लगातार किसान पंचायतों में जा रही है। उन्होंने तो इतना बड़ा आरोप लगा दिया कि मोदी सरकार अपने भाई के इस वक्तव्य का। जी, श्रीमती गांधी, श्रीमती वाड्रा के मुख से खंडन का एक शब्द निकला है? अभी तक तो नहीं आया। अगर आएगा तो ब्रेकिंग न्यूज बनेगी वो। तो फिर इसका मतलब श्रीमती वाड्रा का उतना ही इसमें योगदान है, उतनी ही सहमति है जितना कि राहुल गांधी का वक्तव्य है। लेकिन वो तो कह रही हैं उनका तो वक्तव्य जो आया वो ये आया कि भाई बहन समन्वय में काम करते हैं, समन्वय में राजनीति करते हैं। लेकिन उनका वक्तव्य तो ये आया कि मोदी सरकार भरोसे के लायक नहीं है। ये वो लोग हैं जो गोवर्धन पर्वत भी बेच सकते हैं, कहीं वही ना बेच दे। देखिए, जिसका पति स्वयं जमीन खरीदता है, किसानों से लूटता है, वो गोविंद और गोवर्धन की बात नहीं करे तो बेहतर है। आज भी अमेठी की जनता को जो राहुल गांधी कोस रहे हैं ना, उसी अमेठी की किसानों की जमीन हड़प कर स्वयं राहुल गांधी बैठे हैं। आपके कार्यक्रम में मैं सालों साल से निवेदन करते आ रही हूं कि दोगलापन छोड़े गांधी खानदान और कम से कम अमेठी के किसान की जमीन जो हड़प कर बैठे हैं वो लौटा दें। ऑर्डर है, लेकिन उस ऑर्डर का सम्मान नहीं किया। किसान के खिलाफ कोर्ट में गए हैं गांधी खानदान के लोग। तो ऐसा परिवार जी जो गरीब की जमीन लूटता है वो गोविंद की ना बात करे ना गोवर्धन की, तो बड़ी कृपा होगी। ऐसा परिवार जो देश के एक न्यायालय में जाकर एफिडेविट देता है कि राम नाम के इस देश में कोई भगवान नहीं थे, वो अगर हिंदू धर्म के बारे में ना बात करें तो बेहतर होगा। ऐसा परिवार जिनको मंदिर सिर्फ तब याद आते हैं जब वोटों की गिनती होने वाली होती है, वो हिंदू समाज के बारे में टिप्पणी नहीं करे तो बेहतर है। अगला सवाल ये है कि चलिए, ये तो बेहतर है कि वो हिंदू समाज के बारे में बात ना करें, आप जैसा कह रही हैं, लेकिन आजकल आप इटालियन में ट्वीट कर रही है राहुल जी को समझाने के लिए, ऐसा क्यों? जी, क्योंकि अगर वो हिंदी, अंग्रेजी, बंगला, गुजराती, पंजाबी, मराठी में ना समझें तो कम से कम उस भाषा में तो समझें जिस भाषा में वो पले बड़े हैं। लेकिन दुख की बात यह है अमीश जी कि मत्स्य पालन मंत्रालय के संदर्भ में जब इटालियन में भी उनको जवाब दिया स्वयं मत्स्य पालन विभाग के मंत्री ने, तब भी आज भी जाकर राहुल गांधी ने उस झूठ को दोहराया। और एक विषय से मैं जोड़ना चाहूंगी, मत्स्य पालन मंत्रालय के संदर्भ में राहुल गांधी ने स्वयं संसद में एक प्रश्न किया था। क्या उनको उस वक्त इल्म नहीं था इस बात का कि ऐसा मंत्रालय है? क्या किसी ने प्रॉक्सी क्वेश्चनिंग की थी? अथवा ये जानते हुए कि इस प्रकार का मंत्रालय है, राहुल गांधी ने केरल की जनता को अपमानित करते हुए उनको झूठा वादा किया? रस्सी जल गई, बल नहीं गया। स्मृति जी, इस पे कांग्रेस का वर्जन ये है कि राहुल गांधी एक अलग मंत्रालय की बात कर रहे हैं। ये तो एक विभाग है मंत्रालय के अंदर, वो अलग मंत्रालय की बात कर रहे हैं। बीजेपी समझ नहीं पा रही राहुल गांधी का पनीर के लिए मंत्रालय बनना चाहिए। मैं वही कह रही हूं, कल राहुल गांधी कहेंगे पनीर के लिए मंत्रालय अलग बनाओ, पराठे के लिए अलग बनाओ, चावल के लिए अलग बनाओ। अब एक अमीश जी, राजनीति वो होती है जब तीर निशाने पे जाकर लगे। कांग्रेस में आज हालत यह है कि राहुल गांधी जहां तीर लगा दें उसी को निशाना वो बना देते हैं।
मेरा यह मानना है जिस प्रकार की राजनीति राहुल गांधी करते हैं, उस प्रकार की राजनीति में शायद राहुल गांधी स्वयं ये संकेत दे रहे हैं कि जब तक राहुल गांधी स्वयं देश को कांग्रेस से मुक्त ना कर दें तब तक वो चैन से बैठेंगे नहीं। लेकिन क्या आपको लगता है स्मृति जी, जैसे आप बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, केंद्र में मंत्री है, क्या बीजेपी राहुल गांधी के इस बयान को लेके उत्तर प्रदेश की सड़कों पे उतरेगी? क्योंकि 1 साल बाद चुनाव भी है। आज आपके चैनल के माध्यम से, सभी मीडिया आउटलेट्स के माध्यम से यह बयान घर घर पहुंच गया है, ना सिर्फ उत्तर भारत में बल्कि देश भर में। मुझे लगता है अमीश जी, विषय इससे ज्यादा बड़ा है जी। एक नेता, उसका काम है कि वो एक ध्वज, एक संविधान के नीचे अपने देश को जोड़कर रखने की बात करे। लेकिन राहुल गांधी वो एक ऐसे नेता हैं जो देश की राजधानी में भारत के टुकड़े होने के नारे का समर्थन करते हैं, जो असम में जाकर गुजरात और गुजरातियों को अपमानित करते हैं, उनको कलंकित करने का काम करते हैं, दक्षिण में जाते हैं तो उत्तर भारत के खिलाफ आग उगलते हैं। तो ये व्यक्ति जो पॉलिटिकल विष लेकर अपने दिल में घूमता है, जी जी, वो क्या वाकई में देश की जनता का उत्थान कर पाएगा? ये व्यक्ति जो एक मत्स्य पालन मंत्रालय के बारे में तक झूठ बोल देता है, जानकारी के अभाव में नहीं लेकिन जानबूझकर असत्य की धरा पर खड़े होकर एक असत्य की नई इमारत बनाने की चेष्टा करता है, क्या वाकई में ये व्यक्ति देश के किसी भी कोने में जाए, ये व्यक्ति क्या सकारात्मक काम कर सकता है? जी स्मृति जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, प्लेजर हैविंग यू एज ऑलवेज, थैंक यू सो मच। चुनाव आयोग ने जो 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। 27 मार्च को पश्चिम बंगाल में वोटिंग की शुरुआत होगी और 2 मई को सभी राज्यों के नतीजे आ जाएंगे। बंगाल में सबसे ज्यादा 8 चरणों में वोटिंग होगी। चुनाव ऐलान से पहले ही बीजेपी ने कमर कस ली है। बंगाल में दीदी का किला जीतने के लिए प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा समेत पार्टी के दूसरे बड़े नेता लगातार बंगाल के दौरा कर रहे हैं। तो दूसरी ओर ममता बनर्जी भी एक के बाद एक रैली कर रही हैं, स्कूटी तक चला रही हैं। वहीं राहुल गांधी केरल और पुडुचेरी का दौरा कर चुनावी ताल ठोक चुके हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि इन चुनावों में कौन किस पर भारी होगा। बंगाल में चौतरफा सियासी एक्शन है, लेकिन सबसे बड़ा बवाल खुद कांग्रेस के भीतर छिड़ चुका है। बंगाल में नया दांव आजमाते हुए कांग्रेस ने अब्बास सिद्दीकी की पार्टी इंडियन सेक्युलर फ्रंट से गठबंधन किया, तो खुद दिग्गज कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने अपनी ही पार्टी को आईना दिखा दिया। आनंद शर्मा ने ट्वीट किया, सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई में कांग्रेस चयनात्मक नहीं हो सकती है, हमें हर सांप्रदायिकता के हर रूप से लड़ना है। पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की उपस्थिति और समर्थन शर्मनाक है, उन्हें अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए। आईएसएफ और ऐसे अन्य दलों के साथ कांग्रेस का गठबंधन पार्टी की मूल विचारधारा गांधीवाद और नेहरूवाद धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है, जो कांग्रेस पार्टी की आत्मा है। इसके बाद तो कांग्रेस में भयानक गृह युद्ध छिड़ गया। अधीर रंजन चौधरी आनंद शर्मा को कोसने लगे और कहा, जो लोग पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं वो 5 राज्यों में प्रचार करें और ऐसा बयान ना दें जिससे बीजेपी को फायदा हो। अधीर रंजन तो यहां तक कह गए कि आनंद शर्मा का बिग बॉस कौन है, आखिर वो किसे खुश करना चाहते हैं। उधर बीजेपी को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया। आज कांग्रेस पार्टी एक फ्रिंज पार्टी बन चुकी है। बंधुगण, अपने प्रासंगिकता को बनाए रखने के लिए, अपने रेलेवेंस को बनाए रखने के लिए कांग्रेस आज अलायंस के ऊपर डिपेंडेंट है। जो अलायंस का खेल कांग्रेस पार्टी कर रही है, आज कांग्रेस पार्टी के अंदर भी उसको लेकर एक सुगबुगाहट है और पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी में कुछ हो रहा है तो वो कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस। कोई दीन ईमान नहीं है, कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है, भ्रष्टाचार ही कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी है। इस बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ममता बनर्जी को चुनौती देने के लिए पश्चिम बंगाल पहुंचे। बंगाल के अंदर दुर्गा पूजा पे प्रतिबंध लगाया जाता है, यहाँ की सरकार मौन बनी रहती है। बंगाल में आज जय श्री राम के नारे लगाने को भी प्रतिबंधित करने का कार्य किया जाता है और हमले करवाए जाते हैं।
ममता दीदी जी से अनुरोध करना चाहता हूं, एक सरकार कभी उत्तर प्रदेश में थी जो अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चलाती थी। उस सरकार का हर्ष आपने देखा है क्या हो गया है, और अब बारी बंगाल में टीएमसी की सरकार की है। यहां पर लव जिहाद की घटनाओं को भी अंजाम दिया जा रहा है। तो आज बंगाल के चौतरफा सियासी एक्शन पर होगी कि सबसे बड़ी बहस। और अब आपको एक साधारण सा विश्लेषण बताते हैं 5 राज्यों में चुनाव का विश्लेषण। आइए, पॉइंट नंबर 1, बीजेपी के लिए राज्यों में दायरा बढ़ाने का यह बड़ा मौका है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के पास 5 में से सिर्फ एक राज्य में बीजेपी की सरकार है, वो असम है। आगे बढ़ता हूं, बीजेपी के सामने दक्षिण में विस्तार का अवसर है। कर्नाटक में ऑलरेडी सरकार है, तो अगर यहां पर तमिलनाडु में एआईएडीएमके के साथ मिलकर बीजेपी आ पाती है तो वो ऐतिहासिक होगा। उसके अलावा क्योंकि केरल में भी चुनाव है, हालांकि केरल में बीजेपी की स्थिति उतनी मजबूत नहीं दिखाई देती, लेकिन फिर भी चुनाव बीजेपी लड़ रही है, प्रधानमंत्री भी गए हैं। बंगाल में ममता बनर्जी के लिए साख बचाने का सवाल है। कांग्रेस बंगाल में अभी ज्यादा सक्रिय नहीं दिख रही, कांग्रेस पार्टी जो है वो ज्यादा सक्रिय नहीं दिख रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है, खासतौर पर बंगाल का। लेकिन सबसे बड़ा मुकाबला आज विश्लेषण के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे बड़ा मुकाबला ये 2 चेहरे, एक देश के गृह मंत्री और एक इस समय की सिटिंग सीएम ममता बनर्जी, यह मुकाबला खड़ा है। लेकिन यह मुकाबला बहुत महत्वपूर्ण है, और यह मुकाबला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अमित शाह बंगाल में पिछले गत 5 साल में पूरी मेहनत कर रहे हैं। मुझे याद है जब लोकसभा का चुनाव था तो अमित शाह का मैं इंटरव्यू कर रहा था, और अमित शाह से जब मैंने बात करी और उनसे मैंने कम से कम 4-5 बार यह सवाल पूछा कि बंगाल में आप श्योर हैं अमित भाई, आपको इतनी सीटें मिलेंगी, क्या कुछ ज्यादा नहीं आंकड़े? तो वो मुस्कुराए। दूसरी बारी जब मैंने सवाल पूछा उन्होंने बोला आप नतीजों में देखिएगा। जब मैंने तीसरी बारी सवाल पूछा तो उन्होंने बोला मैं दावे से कह रहा हूं। तो चौथी बारी वो उन्होंने बोला मैंने एक बारी आपको कहा जो सीटें आ रही हैं वो आ रही हैं, और 5वीं वाली बोले कि ये सीटें आएंगी आएंगी, आप करके देख लीजिए 20 से ज्यादा। हालांकि सीटें आई 18। भारतीय जनता पार्टी की बड़ी तैयारी है, लेकिन ममता बनर्जी भी सब पर क्या भारी है, यह बड़ी बात है। लेकिन एक आंकड़ा, एक तथ्य दिखाता हूं क्योंकि बड़े सारे सवाल हो रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है उसने गलत कर दिया है। 2011 में 6 चरणों में चुनाव हुआ, नतीजा ममता बनर्जी की सरकार बनी, ममता बनर्जी जीती। 6 चरणों में चुनाव हुआ 2016 में, इससे पहले वाला चुनाव 7 चरणों में चुनाव हुआ, नतीजा ममता बनर्जी जीती। लेकिन इस बार 2021 के अंदर चुनाव 8 चरणों में हो रहा है, और दीदी कह रही है कि सेटिंग है। क्या चुनाव से पहले दीदी को लग रहा है कि किला खिसक रहा है? बड़ी बात यह है, यह चुनाव महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूं चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज न्यूज 18 पे आएगी और आर पार भी आएगी, और हम पूरे भरोसे के साथ आपको हर रिपोर्ट को दिखाएंगे। लेकिन आप सोचिए यह क्या मामला है। मेरे साथ बात करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी इस समय जुड़ रहे हैं। मेरे साथ अभय दुबे है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। मेरे साथ वारिस पठान जुड़ रहे हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता, वरिष्ठ नेता एआईएमएम के। आपका भी अभिनंदन है वारिस भाई। मेरे साथ जितेंद्र तिवारी जुड़ रहे हैं, टीएमसी के नेता हैं, मौजूदा विधायक हैं, आपका भी अभिनंदन है। सुधांशु त्रिवेदी, चुनाव की नतीजे, चुनाव की तारीख अनाउंस होती है और दीदी कहती है कि यह सब कुछ सेटिंग से हो रहा है, यानी चंद घंटों के अंदर, चंद घंटों का चंद मिनटों के अंदर यह डिसाइड हो गया कि सब कुछ सेटिंग से हो रहा है। 6 राउंड में 2011 का चुनाव, 7 राउंड में 2016 का चुनाव, 2021 में 8 राउंड। देखिए अमीश जी, उनका ये देखिए, इधर चुनाव का शंखनाद हुआ और जो कुछ बोला है उन्होंने, इससे ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी अवश्यंभावी हार की पेशबंदी अभी से शुरू कर दी है। यानी जो तयशुदा शिकस्त है उसके बहाने अभी से ढूंढे जाने लगे हैं। इसलिए मैं ये मानता हूं कि ये जो, जैसे कहते हैं ना कि किसी युद्ध की शुरुआत हो तो जो पहली दुंदुभी बजती है
उसमें ही एक मनोवैज्ञानिक जो बढ़त मिलती है, मैं इसे भाजपा के पक्ष में मनोवैज्ञानिक बढ़त क्यों मान रहा हूं। यह चुनाव ऐसा है जहां 3 सीटों की पार्टी, और उसके बाद भी आप बंगाल में देखिए, तीनों पार्टियां हम ही से मुकाबला कर रही हैं, तीनों हम ही को टारगेट कर रही हैं, टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट। तो 3 सीटों वाली पार्टी 294 की विधानसभा में, उसके खिलाफ तीनों एक हों, तो यह दर्शाता है कि अब कैसा बदलाव है। आप देखिए 2011 में कितना वोट था हमारे पास, 4%। उसके बाद 2016 में हमारे पास हुआ वोट 10.5%। उसके बाद अगर आप 2014 हुआ 10%, 2016 में हुआ 17% और 2019 में 40%। हमारे और तृणमूल कांग्रेस के मत प्रतिशत में सिर्फ 3% का अंतर है। इसीलिए 3 सीटों वाली पार्टियों से तीनों को ही इतना खौफ नजर आ रहा है। इसलिए यह दर्शा रहा है कि बंगाल का जनमानस ने क्या तय कर लिया है। यह चुनाव कहां है, द्राविड़, असम और बंग, और तीनों में उठने वाली है राष्ट्रवाद की तरंग। जी जी जी, लेकिन ममता बनर्जी ने एक लाइन बोली, उन्होंने बोला बंगाली बंगाल पे राज करेगा, और मैं इकलौती महिला हूं पूरे देश में जो महिला मुख्यमंत्री हूं, मुझे जनता दोबारा चुन के भेज रही है। ये कान खोल के सुन ले भाजपा वाले। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं, बिल्कुल सही उन्होंने कहा है। ये बताइए, 3 राष्ट्रीय दल हैं, कांग्रेस और भाजपा। कांग्रेस किसकी पार्टी है? एक अंग्रेज अधिकारी A.O. ह्यूम ने बनाई 1885 में गुलामी के दौर में। कम्युनिस्ट किसने बनाई? 1925 में PC जोशी ने। ये तो अपने को अंतरराष्ट्रीय पार्टी मानते हैं, ये तो एक मल्टीनेशनल की इंडिया की शाखा है। और हमारा संस्थापक कौन? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, देश के आजादी के बाद पहले राजनीतिक बलिदानी। तो मूल बंगाली की जो पार्टी है, जिसके संस्थापक बंगाली थे, इस बंगाल की धरती के पुत्र, वो तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की पार्टी थी, वही राज करेगा। उन्होंने सही बोला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ममता जी की तो मूल जो पार्टी थी, तृणमूल कांग्रेस नाम है ना, पर इसका तृणमूल तो कांग्रेस में था। ओके, तौसीफ खान बने हैं ना कांग्रेस से अलग होकर। तौसीफ खान, मूलतः भारतीय हैं और मूलतः बंगाल के लाल के द्वारा स्थापित है। तौसीफ खान, डेट शीट कह रहे हैं कि बीजेपी अब दफ्तर से आ रही है, ऐसा क्यों? 2011 में कितने राउंड थे? 6 राउंड। 2016 में कितने राउंड थे? 7 राउंड। अब 8 राउंड में क्या दिख रहा है? हार? नहीं, देखिए, 8 राउंड हो चाहे 2 राउंड हो, चाहे कितना भी राउंड ले लीजिए, ये जो खेला होने वाला है बंगाल में, इस खेला का सबसे फेवरेट टीम तृणमूल कांग्रेस है। और इसमें जो दूसरे टीम है वो उतने फेवरेट नहीं है, क्योंकि जो रेड कार्ड प्लेयर थे तृणमूल में वो चले जा चुके हैं। अभी ये फ्रेश टीम के साथ में इस दफा खेला खेलने को उतर रही है। और ये बात करते हैं बंगाल में, जो अभी सबसे बड़ा नारा जो सब जगह गूंज रहा है वो है कि बांग्ला निजेर मेके चाय। बांग्ला को, अपनी बेटी को ही बंगला चाहता है, और बंगला की बेटी ममता बनर्जी तीसरी दफा फिर से चीफ मिनिस्टर बन करके आएंगी, और इस दफा 211 से ज्यादा गोल मारा जाएगा। मेरे पास देखिए, आप निश्चित तौर पर जब भी मैच होता है तो शुरुआती दौर में जो टीम के प्लेयर आते हैं वो यही सब कहते हैं जो आपने कहा, और कहना भी चाहिए। अच्छा लगा, आपकी स्पिरिट अच्छी लगी। लेकिन कुछ आंकड़ों की बात कर लेते हैं। ऐसा क्यों कहना कि ये पूरा का पूरी स्क्रिप्ट बीजेपी लिख रही है, जबकि राउंड 2011 और 16 में भी उतने थे। 2019 की मैं अगर आंकड़ों को देखूं, जहां आप कह रहे थे कि बीजेपी का खाता पता नहीं खुलेगा नहीं खुलेगा, 1 सीट बची थी। मुझे याद है 2019 का चुनाव, आप हमारे साथ आते थे तौसीफ भाई, और आप कहते थे, डॉक्टर त्रिवेदी भी रहते थे उस कार्यक्रम में, और आप कहते थे कि देखिए खाता इनका खुलेगा नहीं इस बारी। लास्ट टाइम 1-2 सीट आ गई थी, इस बारी वो भी नहीं आएंगी। लेकिन 18 और 22 आई, और वोट शेयर बीजेपी का 41% था और आपका 44% था। कांग्रेस और लेफ्ट बहुत पीछे थे, 6-6% के साथ। अब आप मुझे बताइए, आप जिस टीम को कह रहे हैं कि ये पीछे है, ये बहुत पीछे है, दिख नहीं रहे, लेकिन 2019 में भी आपको नहीं दिख रहे थे, लेकिन बगल में आके खड़े हो गए थे, और आप तो पहले से ही रो रहे हैं। आपने सही बोला कि 2019 के चुनाव में बीजेपी को वोट शेयर में बढ़त हुई, ये बात सही है, क्योंकि लेफ्ट वाले जो बिल्कुल खत्म हो गए थे, उनका सारा वोट जो है बीजेपी को चला गया था। देखिए, अभी राज्य सरकार में, अभी राज्य चुनाव में
बीजेपी फेवरेट टीम क्यों नहीं है, उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि उनका कोई कप्तान नहीं है। तृणमूल का अपना कप्तान है, ममता बनर्जी है, जो कि 10 साल से चीफ मिनिस्टर है, 40 साल से राजनीति में है, लेकिन जो उनके ओपोनेंट है उनका कोई कप्तान ही नहीं है। बिना कप्तान की तरह है। वो कभी वो कह तो देते हैं कि बंगाल का ही कोई व्यक्ति को हम ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी बनाएंगे, लेकिन नाम नहीं। जवाब डॉक्टर त्रिवेदी जवाब, डॉक्टर त्रिवेदी जवाब। लेट बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रिस्पॉन्ड नाउ। बिल्कुल तौसीफ जी ने सही कहा। हम आज तक तो बंगाल की राजनीति में प्रासंगिक दल ही नहीं थे। हमने कहा ना तो हम मुख्य विपक्षी दल है ना सत्ताधारी दल, तो ऑब्वियसली हमारे यहां तो नेता प्रतिपक्ष तक नहीं है। परंतु आप एक बात समझ लीजिए, जब जनता मन बना लेती है ना तो वो उसका मन बन जाता है। और नेतृत्व देखिएगा, बंगाल का कोई ऐसा सपूत या कोई बंगाल की माटी से उठा हुआ ऐसा नेता इसका नेतृत्व करेगा कि वो बंगाल की खोई हुई शक्ति, खोई हुई समृद्धि और खोए हुए सम्मान को पुनर्स्थापित करेगा। आप आश्वस्त रहिए। अभी आपने कहा लेफ्ट का वोट हम ले गए। जनाब आपने बड़ी अच्छी बात कही। इतनी आसानी से आपने बोल दिया कि लेफ्ट का वोट हम ले गए। आपको लगता नहीं है कि इतनी आसानी से लेफ्ट, जो हमारा दुर्विरोधी है, सबसे ज्यादा अगर हमारा वैचारिक मतभेद किसी पार्टी से है तो लेफ्ट से है, और उसके बाद उसका वोट हमारी तरफ आ गया। क्या आपको यह बात इतनी सहज लगती है? और एक वाक्य और कह दूं जिसका शायद उत्तर अभय दुबे जी बेहतर देंगे। यह चुनाव एक मामले में और विचित्र है अमीश जी। बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस साथ है और केरल में लेफ्ट और कांग्रेस लड़ रहे हैं। अब सुनिए, दिल्ली में राहुल गांधी जी लेफ्ट के नेताओं के साथ खड़े होकर किसान आंदोलन तथा कथित काले कानून के खिलाफ लड़ते हैं, और केरल में वो तथाकथित काला कानून यानी एपीएमसी एक्ट नहीं है, वो लागू है, और वहां पे लेफ्ट के नेताओं से लड़ते हैं। तो समझ में नहीं आता है, बंगाल में मिलाई, केरल में लड़ाई, फिर केरल में लड़ाई, दिल्ली में मिलाई, तो कुल मिलाकर आप अबे दुबे चाह रहे हैं? ये भी आपके यहाँ घनघोर कंफ्यूजन है। कभी उत्तर भारत वर्सेस साउथ इंडिया आपको दक्षिण भारत आप कर लेते हैं, कभी आप लोग दूसरे खेल में फंस जाते हैं, कभी लेफ्ट के साथ आ जाते हैं, कहीं लेफ्ट के साथ लड़ रहे हैं। क्या आप कंफ्यूज हैं या कॉन्शियसली आप कंफ्यूजन फैलाना चाहते हैं? देखिए अमीश देवगन जी, मैं वहां से शुरू करता हूं जहां सुधांशु त्रिवेदी जी ने बात कही थी कि द्रविड़ असम और बंग और उठ रही है तरंग। जी नहीं साहब, बेरोजगारी से युवाओं का मोह हुआ है भंग, किसान प्रताड़ना से है दंग, और व्यापारी आपकी नीतियों से आ गए हैं तंग। फैक्ट्स की बात कर रहे हैं, आपने बोला व्यापारी तंग है। व्यापारी तंग होगा, मैं आपसे जाना हूं उस तंग व्यापारी ने सूरत में कितने सीटें कांग्रेस की झोली में डाली, कितनी डाली? अरे बदसूरत कर दिया है व्यापारी के व्यापार को इन्होंने। कर दिया होगा। आपकी बात ऊपर, आपकी बात सराखों पर, लेकिन मेरे सवाल का अबे भाई जवाब तो दे दीजिए। अबे जी, आप जैसा वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ प्रवक्ता इस बात का तो जवाब देगा कि सूरत में कितनी सीटें आई आपकी, कितनी सीटें आई सूरत में आपकी? मैंने कहा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव। अबे जी, बदसूरत कर दिया हिंदुस्तान की हड़तालें, आप भी जानते हैं। अबे जी, आपके चैनल ने भी अबे जी बिल्कुल, मैं कह रहा हूं बदसूरत कर दिया। मैं तो कह रहा हूं कर दिया। ये भाजपा वालों ने सब कुछ बदसूरत कर दिया। मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं, सूरत सबसे बड़ा व्यापारिक टाउन माना जाता है, कितनी सीटें आई आपकी? अरे बताइए ना, कितनी सीटें आई? अब आप अभी पांचों राज्यों के चुनाव देखिए, जो हो गया उसकी बात, इसकी जो आएंगी उसकी बात करेंगे। अगर बीजेपी का इधर सिफर आएगा तो दिखाऊंगा मैं। पंजाब में बीजेपी हारी दिखाया हमने। एक सेकंड, आप मुझे सवाल का जवाब दीजिए ना। सूरत में कितनी सीटें आई अबे भाई? सूरत में कितनी सीटें आई? आप बोले, अब मैं बोलूं? देखिए मैंने आपसे 3 बार ही पूछ लिया। सुनिए, बहुत अबे जी कितनी सीटें आई? निवेदन है, सुनिए जवाब। अबे जी निवेदन है, जवाब सुनिए। हाँ बताइए, सूरत में कितनी सीटें आई? 234 बीजेपी लड़ी थी 0, वेस्ट बंगाल में 291 लड़ी थी 3, पुदुचेरी में 30 लड़ी थी 0, केरला में 98 लड़ी थी 1। और आगे सुन लीजिए, ये आप जो बड़ा महान नेता बता रहे हैं मोदी जी को, इन राज्यों के अलावा पंजाब में हारे, झारखंड में हारे, मध्य प्रदेश में हारे, छत्तीसगढ़ में हारे, राजस्थान में हारे, बिहार में हारे, और इस बार बिहार की जीत उन्होंने छीनी है।
दलित दिल्ली में हारे, ओडिशा में हारे, महाराष्ट्र में वो नहीं है, गुजरात में किनारे पर है, हरियाणा में बहुमत नहीं आया, गोवा से लेकर मणिपुर तक। तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी पूरे देश में हार रही है के बावजूद, मतलब आप मान रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन बिल्कुल ठीक है, ईवीएम बिल्कुल ठीक है, बीजेपी तो हर जगह हार रही है, कहीं जीतती नहीं है, जुगाड़ से सरकार बनाते, यही कह रहे हैं ना आप? सुधांशु त्रिवेदी जवाब। राहुल गांधी, आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की परफॉर्मेंस खराब है, राहुल गांधी की बेहतरीन है, यही है आपकी बात अभय जी? अब देखिए, मैं एक महत्वपूर्ण बात कहूं, जैसे आपने मैं चाहता हूं कि एक 10 सेकंड और दीजिए ताकि ले लीजिए। अरे आप 15 सेकंड ले लीजिए सर। अच्छा, ये भी मुझे बता दीजिए, नरेंद्र मोदी की परफॉर्मेंस क्यों खराब है और राहुल जी की परफॉर्मेंस क्यों बेहतरीन है? ये 10 सेकंड में जवाब दे दीजिए। देखो, इन्होंने सुधांशु जी ने कांग्रेस का प्रश्न खड़ा किया, तो सुधांशु जी इतिहास ढंग से पढ़ा कीजिए। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व मातांगी हाजरा करती थी, जिसने तामलुक के जिले में वंदे मातरम का उद्घोष करके बरतानिया हुकूमत के थाने को घेरा और एक के बाद एक 3 गोलियां खाई। ठीक है। आपने अच्छा हुआ श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब का उल्लेख किया। श्यामा प्रसाद हो गए सर 15 सेकंड हो गए। सुधांशु 40 सेकंड में जवाब दें। वारिस पठान जिसने पाकिस्तान का प्रस्ताव पढ़ा, लेट सुधांशु कम इन। सुधांशु जी, नरेंद्र मोदी की परफॉर्मेंस खराब है, कांग्रेस की परफॉर्मेंस बेहतरीन है। पहले जरा अभय जी की बात का एक उत्तर दे दूं, उसके बाद एक कहूंगा। इन्होंने कहा, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, अगर आप इतिहास की बात करेंगे तो स्वतंत्र भारत की पहली निर्वासित सरकार बनाने वाले सुभाष चंद्र बोस जी का नाम कहीं भारत की पहली सरकार में नहीं आता है। और इस बंगाल की धरती से उठे हुए सूर्य सेन, शचीन्द्रनाथ सान्याल, बाघा जतीन जैसे महान क्रांतिकारियों को, जिन वामपंथियों ने आतंकवादी लिखा, उन्हें आप लोगों ने महिमा मंडित किया। तो बंगाल की संस्कृति के साथ क्या हुआ ये सबको पता। और मैं एक और बात कह दूं, जब वंदे मातरम गाया गया था और जिन्ना ने कहा था मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा क्योंकि ये हिंदू प्रार्थना लगती है, वो लाइन क्या थी जिस पे उसे आपत्ति थी? वो लाइन थी, तुम दुर्गा 10 प्रहर धारणी, कमला कमल दल विहारणी। भारत माता तुम ही दुर्गा हो और तुम ही कमल पर बैठी सरस्वती हो, और आपने खट से हटा दिया था। वारिस जी, आप चुनाव वहां पर क्या जीतेंगे? दीदी तो आपको रोड शो ही नहीं निकालने दे रही। 8 चरण में चुनाव होने हैं वेस्ट बंगाल में, तमिलनाडु में, पुडुचेरी में, तो बिल्कुल हम चुनाव लड़ेंगे। डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, संविधान ने जितना पावर बीजेपी, टीएमसी, कांग्रेस को दिया है चुनाव लड़ने का, उतना ही हमको भी अधिकार है लड़ने का। हमारी सभा होनी थी हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की बंगाल में। सारे पेपर, सारे डॉक्यूमेंट प्रॉपर थे, परमिशन के लिए डाले गए थे, मगर हमको परमिशन नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? भाजपा जाके कर सकती है, मोदी जी जाके प्रचार कर सकते हैं, अमित शाह जाके प्रचार कर सकते हैं, नड्डा जाके वहां पे पब्लिक मीटिंग कर सकते हैं, मगर हमको इजाजत नहीं दी। तो ये दिखाता है टीएमसी का भी 2 रूप जो है उनके सामने आ गए। एक तरफ तो उनके जो एमपीज है वो लोकसभा में, राज्यसभा में चिल्लाते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, और वहां पर कुछ अलग ही चेहरा है इनका। अगर डेमोक्रेसी की आप बात करते हो तो उस पर अमल, डेमोक्रेसी ने जितना अधिकार आपको अपनी बात रखने का दिया है उतना ही अधिकार मुझे दिया है, असद साहब को दिया है अपनी बात रखने का बंगाल में। वहां के लोग बुला रहे आइए, मगर नहीं, इन्होंने हमको इजाजत नहीं दिया। अब तो इलेक्शन कमिश्नर आ गया, कोड ऑफ कंडक्ट लग गया। मतलब दिखाने वाली बात यह है कि हम लोग ये जो कहते हैं वो सच नहीं कर रही है बात, कि ये भाजपा एक तरफ और टीएमसी कांग्रेस दूसरी तरफ, दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू है, दोनों में कोई कमी नहीं है। एक अपीसमेंट की पॉलिटिक्स कर रहा है और दूसरी अपनी डिविजिव पॉलिटिक्स, हेट्रेड की चालू कर दिया है। तो दोनों से ही हमारी टक्कर है। जितेंद्र तिवारी जवाब देना चाहते हैं। जो आपका सवाल था कि आप जाके लड़ेंगे, हम लड़ेंगे भी और इंशाल्लाह हम वहां पर चुनाव जीतेंगे भी, क्योंकि लोगों का मैंडेट हमारे साथ है। बिल्कुल जी वारिस जितेंद्र तिवारी का जवाब सुन लीजिए ना। वारिस जितेंद्र तिवारी का जवाब सुन लीजिए। देखिए, आज से 3 महीने पहले पूरी बंगाल की जनता का सेवा करने का एक मौका सारे लोगों को मिला था। वो कोरोना का समय था। कोरोना के समय सारे राजनीतिक दल के लोग आकर बंगाल के लोगों की सेवा कर सके, लेकिन ओवैसी साहब की पार्टी के लोग उस समय नजर नहीं आए। और ओवैसी साहब के पार्टी की ये जो प्रवक्ता है, इनकी बातों से ये लगता है कि ममता बनर्जी पर तो इन्हें बहुत गुस्सा है, लेकिन मोदी जी ने बहुत अच्छे लगते हैं, अमित शाह जी ने बहुत अच्छे लगते हैं, और इन्हें अलग से रैली करने की जरूरत क्या है? इनका काम तो मोदी जी कर ही रहे हैं। ये और मोदी जी अलग
अरे दोनों साहब, में एक ही बोले तो सिक्के के दो पहलू, एक तो हेट्रेड की पॉलिटिक्स कर रहे हो, वो तो जग जाहिर है ही। मगर ममता जी के जो लोकसभा और राज्यसभा में खड़े होकर डेमोक्रेसी की चिल्ला पुकार करते हैं, संविधान की बात करते हैं, जितेंद्र जी को मौका देना चाहिए। दो मुहैया चेहरा है उनका। आप बोलने दीजिए मुझे। मैं कहता हूं बंगाल के लोग जब कोरोना के समय परेशान थे, उस समय ओबीसी जी को इतना प्यार था बंगाल के लोगों से, क्यों नहीं आए? उस समय आ सकते थे कि हाँ मैं भी आपके साथ खड़ा हूं। केवल चुनाव के समय इन्हें बंगाल याद आता है, केवल भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए। इनके लिए जुलूस की रैलीज की तैयारी भारतीय जनता पार्टी करती है। वारिस जी को सुनिए 20 सेकंड के लिए। वारिस जी कुछ कह रहे हैं, 20 सेकंड। बिल्कुल गलत आरोप है इनसे। इन्हें शायद पता नहीं है कि हमारी जो टीम है एमआईएम की पूरी तरह से कोरोना के वक्त भी बांग्लादेश वहां पे थी, वेस्ट बंगाल में, और पूरी तरह लोगों की सेवा कर रही थी। आप पहले अपना स्टडी तो कर लीजिए साहब। मुर्शिदाबाद के लोगों को पूछ लीजिए, मालडा के लोगों को आप जाके पूछ लीजिए। हमारी टीम वहां गई थी, हमारे जो एक्स मेयर है हैदराबाद के माजिद हुसैन साहब खुद वहां पर मौजूद थे। ये देखिए इसी तरह के इल्जामबाजी लगा लगा के कुछ फायदा नहीं होगा। पब्लिक ने आप पे से विश्वास खो दिया है। आज पब्लिक को विश्वास असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम पे है, पब्लिक उनके साथ है। क्यों आप इजाजत नहीं दी हमको? चलिए बताइए पब्लिक मीटिंग का सबको आप इजाजत है। ये घबराहट और बौखलाहट है ना। अरे आप ऐसे लेकर डीटी तक बोल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम लोग चुनाव नहीं लड़े पहला, क्यों भाजपा 18 सीटों पे जीत गई? चलो बताओ मुझे। हम लोग चुनाव नहीं लड़ते ना, 18 सीट पे भाजपा जीत गई। और आपके वरिष्ठ नेता अगर आपकी पार्टी छोड़ के बीजेपी में चले जाते हैं तो हमारा कुछ नहीं है भी। क्या इसका भी ठेका हमारे सर डालोगे? आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करिए ना। मोदी जी अच्छे लगते हैं तो आपको मोदी जी अच्छे लगते हैं। आलोक मेहता सवाल खड़े होते हैं ओवैसी क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? ओवैसी बीजेपी की मदद करते हैं। सवाल खड़े हो रहे हैं नरेंद्र मोदी की परफॉर्मेंस कैसी है? सोचिए, अभी आपने अबे दुबे को सुना, क्या कहना चाहते हैं आप इन चुनावों के मद्देनजर? असम, बंगाल, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी। देखिए ये बात अभय जी ने जो कही, लेकिन उन्होंने देखा नहीं लोकसभा चुनाव में क्या हुआ था। 125 के आसपास विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी को बढ़त जागे मिली, सीटें उनकी 20 के आसपास आ गई। तो मैं ये मानता हूं कि मोदी जी का हम ये नहीं कि विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आपने ठीक कहा, अमित शाह हो या कैलाश विजयवर्गीय हो, वो लगातार यदि काम करते रहे नतीजे सामने आएंगे। हम और आप भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विश्वसनीयता उनके और अमित शाह के समय जो भीड़ दिखाई दी है, आज यदि आप चावल का दाना जब देखते हैं कहीं पकता है तो दाने से अंदाज लगता है ना कि क्या हो रहा है। उसी तरह से ओवैसी वाली बात बड़ा जोरदार है। देखिए ओवैसी की वजह से यदि बीजेपी को फायदा हो रहा है तब तो मानना चाहिए कि भाई ठीक है, ये तो बीजेपी के लिए अल्पसंख्यक भी बड़ा वोट देने को तैयार है। क्या अल्पसंख्यक को आप समझते हैं कि नासमझ है? और अल्पसंख्यक अहमदाबाद में क्यों जीत हुई बीजेपी की? क्या वहां पर भी ठीक है ओवैसी रहते हैं, लेकिन भोपाल में अभय जी तो दिग्विजय सिंह जी को बहुत ज्यादा हमसे ज्यादा जानते हैं। वो 5.5 लाख वोट से हार गए दिग्विजय सिंह जी, जहां अल्पसंख्यक बड़ी संख्या में है। तो ये कहना कि कोई पार्टी खाली मुस्लिम या हिंदू, देखिए बीजेपी यदि वहां कार्यकर्ताओं ने जो उन्होंने बाकायदा बूथ जो हमेशा उनका एक तरीका रहा है, लेकिन देखिए अबे जी सच्चाई ये है, अबे जी आलोक मेहता जी सच्चाई है कि राहुल गांधी तो अभी तक बंगाल गए ही नहीं है। असद ओवैसी साहब जा चुके हैं बंगाल, वारिस पठान जा चुके हैं, सुधांशु त्रिवेदी की पार्टी के लोग जा चुके हैं बंगाल। चलिए टीएमसी तो बंगाल में ही काम करती है सिर्फ, लेकिन आप खुद सोचिए अभी तक राहुल गांधी तो बंगाल गए ही नहीं है। अमित जी राहुल जी कैसे जाएंगे? अभी तो वो पुंडीचेरी गए थे, वहां सरकार गिर गई है। अब सीपीएम के वो केरल गए जहां नॉर्थ और साउथ की बात आ गई। उसके पहले वो केरल गए हैं, और उसके बाद जब वो बंगाल में किस मुंह से जाएंगे? उनको लेफ्ट पार्टीज के खिलाफ वहां गालियां दे के आए हैं, गालियां मतलब जो आलोचना करके आए हैं बुरी तरह। अब वहां जाके उनके ही कंधे पर या अपने कंधे पर सीपीएम को बिठाना है। तो आप राहुल गांधी के लिए कितनी दुविधा है, इधर जाऊं कि उधर जाऊं, गाली दूं या प्यार करूं? ऐसा तो मैंने इलेक्शन में कहीं नहीं देखा। एक साथ वैसे बंगाल में आप लोग वोट कैसे मांगेंगे या फिर केरल में वोट कैसे मांगेंगे? क्योंकि आप विरोधाभासी काम वहां कर रहे हैं, एक जगह उनके खिलाफ लड़ रहे हैं, एक जगह उनको साथ लेके लड़ रहे हैं। अबे जी 30 सेकंड में इस बात का जवाब अबे दुबे आलोक जी। देखिए भारतीय जनता पार्टी के जितने अलाई हैं, आपको क्या लगता है कि राज्यों के चुनाव में वो सब गठबंधन में लड़ते हैं? जेडीयू मध्य प्रदेश में आओगे तो अलग लड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी गलती करती है तो हार जाओगे तो अलग लड़ेंगे। सुनिए एलजेपी एनडीए का हिस्सा है, लेकिन एलजेपी बिहार में भी चुनाव अलग लड़ा,
तो ये राज्यों की परिस्थितियां होती है, उसके आधार पर अलायंस का निर्धारण होता है। एक अमीश जी, मैं ये कह रहा था कि देखिए भाजपा बहुत गड़बड़ कर रहा है, जो अभय जी कह रहे हैं, लेकिन क्या कांग्रेस जो इतनी 125-150 साल पुरानी पार्टी है उसके कोई विचार ही नहीं है। वो गठबंधन की राजनीति की इस हद तक करने को तैयार है, कम्युनिस्टों से एक साथ, भाई आप एक हाथ से लड़ रहे हैं, दूसरे हाथ से काट रहे हैं। ये सी राजनीति पहले गठबंधन में मान रहा हूं, कांग्रेस में कभी सहयोगी दल रखा था लेट पार्टी, साथ में लड़ते नहीं थे इस तरह से। और बंगाल में जहां राजीव गांधी, आपने राहुल का नाम लिया ना, राजीव गांधी जब गए थे तो कहा गया था कि कम्युनिस्टों को खत्म कर देंगे। सिद्धार्थ शंकर और इंदिरा गांधी ने कम्युनिस्टों को खत्म किया, नक्सलियों को, जिन नक्सलियों ने मारा, आज आप उनके साथ खड़े हैं। अदीप चौधरी के बारे में देखिए, अरे चौधरी के बारे में देखिए, वो इमरजेंसी में जेल में था, वो नक्सल समर्थक था, जो कांग्रेस का नेता है लोकसभा में, लोकसभा में जो नेता है वो इंदिरा गांधी ने जेल में भेजा। आज आपने उसको बिठा दिया, राहुल गांधी के बजाय वो नेता है लोकसभा में। लोकसभा में नेता वो है जिसको इंदिरा गांधी ने जेल में रखा, जम्मू कश्मीर हथियारों का समर्थन करता था। वहां पर पीडीपी को कहा कि बाप बेटी ने लूट लिया, बाप बेटी ने उजाड़ दिया, उन्हीं के साथ सरकार बना दी। जी राज्यों में वारिस पठान आलोक मेहता आज आप उनके साथ खड़े हैं। आलोक जी मैं वापस आता हूं आपके पास। वारिस पठान, कांग्रेस का बार बार आप पे आरोप ये रहता है कि आप बीजेपी की मदद करते हैं, यही टीएमसी का आरोप है। क्या आपको लगता है, क्योंकि लगातार कांग्रेस आप पर बहुत गलत है अमीश भाई ये इल्जाम। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। गुजरात के अंदर अभी महानगर पालिका के चुनाव हुए, सूरत के चुनाव की आप बात देख लीजिए, हम वहां पे नहीं लड़े, आम आदमी पार्टी लड़ी, कांग्रेस 0 पे आ गई। तो कौन बी टीम है कौन सी टीम है, हम तो नहीं लड़े। अरे कांग्रेस को खुद के अंदर झांकना चाहिए, उनके अंदर कहां कमी है, उसकी जगह हम पे इल्जाम लगाते जा रहे हैं। अब आप देखिए, वो कह रहे राहुल जी की परफॉर्मेंस तो बड़ी बढ़िया है, वो कह रहे कांग्रेस की परफॉर्मेस तो बढ़िया है, आप लोग उनकी परफॉर्मेंस को खराब करते हैं। बिहार में आप लोग होते तो ये जीत जाते, नहीं गए ना। अरे एक सोचने वाली बात यह है कि एक एमपी को पार्लियामेंट, जो डेमोक्रेसी का मंदिर बोला जाता है, वहां बोलने की इजाजत है, मगर बंगाल में बोलने की इजाजत नहीं है, गुजरात में बोलने की इजाजत है। अबे दुबे जवाब परमिशन नहीं दे, आप अपने गिरेबान में झांकिए ना, बोखलाहटी तो है। आप अबे दुबे आप अपने गिरेबान में झांकिए ना। कांग्रेस वारिस पठान कह रहे हैं, देखिए अरे 18 सीट पे बीजेपी जीत गई कि जब हम तो चुनाव नहीं लड़ते थे, जब क्यों जीते बोलो, चलो बताइए इस बात का मुझे जवाब दीजिए। तेलंगाना में कितनी सीट लड़ते हो बताओ, तेलंगाना की पार्टी बीजेपी 18 सीटों पर जीत गई, हम तो नहीं लड़ते, क्यों जीती देश को? भाजपा जहां तुम्हारे हेलीकॉप्टर में तेल डलाते वहां उड़ जाते हो, जो चिट्ठी सौंप दे वो। ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप अबे दुबे, एआईएमएम पार्टी पर, ओवैसी साहब पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि हेलीकॉप्टर में तेल बीजेपी भरवाती है, ये बड़ा आरोप है। मेरे साथ मौजूद है इस समय बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के बंगाल चीफ दिलीप घोष। दिलीप बाबू, स्वागत है आपका इस चर्चा में। दिलीप घोष, आपने सुना जो ममता बनर्जी ने बोला, कह रहा है बंगाल में कोई और शासन नहीं करेगा, बंगाल में बंगाली शासन करेगा, और केरल में कोई भी राउंड नहीं, और बंगाल में 8 राउंड का चुनाव, लेकिन 8 राउंड का भी चुनाव करा ले बीजेपी, मैं हराऊंगी। हमेशा जब वो कोई समस्या में पड़ती थी, किसी की मर्डर हो गया, किसी धक्का लग गया, तो सीबीआई इंक्वायरी मांगती थी। आज सीबीआई से डरती थी, आज चुनाव कमीशन से डरती है। क्यों? सेंट्रल फोर्स आ गया तो उनको बड़ा प्रॉब्लम होता है। क्यों? बंगाल के लोग सेंट्रल फोर्स छोड़कर चुनाव कल्पना नहीं कर सकते हैं। वहां की पुलिस, कानून व्यवस्था और पुलिस को कोई विश्वास नहीं करता है। इसीलिए, और हम भी बार बार उनको निवेदन किया कि मैक्सिमम राउंड में हो, कि जो शांतिपूर्वक निष्पक्ष चुनाव हो और पूरा सेंट्रल फोर्स तैनात करके हो। मुझे लगता है कि सारे पार्टियां इस प्रकार डिमांड किया, इसीलिए शायद उन्होंने इस प्रकार सोचा है और इस प्रकार व्यवस्था किया है। जो चीज खुद डिमांड करती थी ममता बनर्जी, आज वहां उल्टा क्यों? लेकिन ममता बनर्जी कह रही है कि इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी के कहने पर काम किया है, जो कोट एंड कोट ममता बनर्जी का आरोप है ना। बिल्कुल सही है। यहाँ सीबीआई आएगा तो वो बोलेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की इशारे पर काम, ईडी की वही है, सेंट्रल फोर्स वही है। कल सुप्रीम कोर्ट के बारे में ऐसी बोलेगी, सेंट्रल फोर्स के बारे में। तो ये तो बांग्लादेश और भारत पाकिस्तान का जैसा हो गया मैच, इस प्रकार बातचीत हो रही है। क्या आपको लगता है कि जो ममता बनर्जी कार्ड खेल रही है, पहला कार्ड उनका है बंगाली कार्ड, जिसमें कह रही है कि बंगाली राज करेगा, दूसरा कार्ड है कि इस देश में एक ही महिला मुख्यमंत्री बची है और उसको दोबारा पब्लिक चाहेगी बनाना, क्या आपको लगता है यह आपके लिए बहुत मुश्किल होगा पार पाना? नहीं, देखिए, क्योंकि ममता बनर्जी भी कच्ची खिलाड़ी नहीं है पॉलिटिकली। 6 महीना 8 महीना पहले की बड़े घमंड के साथ बोलती थी हम सब काम कर दिया, क्या क्या दिया क्या है।
अब महिला हो गई है, बेचारी हो गई है, बेटी हो गई है। अभी तक तो दीदी थी, फिर माँ किचन खोल दिया, माँ हो गई। अब क्यों बेटी बन रही है, क्यों गुहार लगा रही है? हम रामनवमी करते हैं, राम का पूजा करते हैं सांप्रदायिक, उनका घर में यज्ञ हो रहा है, पूजा हो रहा है, तो वो क्या हिंदू प्रेमी हो गई? उल्टा मामला नहीं होता है। घोष बाबू, किसी को अपने घर में यज्ञ पूजा करने का तो अधिकार होता है कि वो अधिकार भी दिलीप घोष देंगे? नहीं, हम करेंगे तो हम सांप्रदायिक हो जाते हैं। उनके वहां पूजा होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सेकुलर रहते हैं। वो मुसलमानों के लिए अलग स्कूल, यूनिवर्सिटी, इमाम मुआजिम का भत्ता, जी पॉलिटेक्निक, ITI बनाने से अब तो सरस्वती पूजा भी हो रही है। लेकिन देखिए, पॉलिटिकल पंडित और उनके पॉलिटिकल पंडित कहते हैं, प्रशांत किशोर, देखिए हमारी लड़ाई तो 30% से शुरू होगी, क्या करिएगा? नहीं, देखिए हम तो चुनाव देश में लड़ रहे हैं, एक जगह नहीं है, वो तो एक ही जगह लड़ते हैं। नहीं, पर 30% की बात क्या करेंगे? क्योंकि देखिए बंगाल के अंदर ऐसा माना जा रहा है कि 30% के करीब मुसलमान है और वो बड़ा वोट बैंक है ममता बनर्जी का। असम में 34% मुसलमान है, बाकी संख्यालघु को मिला लेंगे तो 40% से ऊपर है, फिर भी हमने सरकार चलाया वहां। बाकी प्रदेशों में ऐसा है जो केवल मुस्लिम को वोट बैंक मानते हैं। इस प्रकार राजनीति अब खत्म होने वाली देश से। बंगाल में इसी प्रकार कहां खत्म हो रही है दिलीप बाबू? ये राजनीति कहां खत्म हो रही है? आप देखिए MIM कई जगह अच्छा कर रही है इसी राजनीति के कारण। कौन सी सेकुलर राजनीति करती है MIM? नहीं, जो पार्टियां आज तक सेकुलर पॉलिटिक्स की और मुसलमानों को वोटर बनाकर रखा है, उन्होंने उनके लिए कुछ नहीं किया है। आज मुसलमान बेचारे जाए कहां? भाजपा को डर दिखा करके उसका वोट लेते हैं, लेकिन उनके लिए कुछ नहीं करते हैं। मैं बहुत शुक्रिया आपका घोष बाबू हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। फिलहाल CNBC आवाज की टक्कर में इतना ही। आज की चर्चा का कंक्लूजन यही है कि वोट इज मस्ट, यानी वोट करना जरूरी है। सरकार जिसकी भी बने, आपका वोट बड़ा अमूल्य और महत्वपूर्ण है। नमस्कार।